नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग को पता है कि बिहार दरोगा 1799 वैकेंसी आ चुकी है और का बहुत ही कम समय बचा हुआ है अब, जिसमें हमें हमारी पूरी तैयारी पूरी करनी है। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जैसे वैकेंसी आएगी और वैकेंसी चली जाएगी, ठीक है। समय बहुत ही ज़्यादा कम मिला हुआ है और हर किसी के पास समय एक जैसा बराबर ही है। ना किसी के पास समय अधिक है, ना किसी के पास कम है, सभी को समय गिन के मिला हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है, 18 जनवरी और 21 जनवरी को परीक्षा होने वाली है। तो आज से हम लोग इसी को देखते हुए एक न्यू लूसेंट की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आगे अपने लूसेंट को कवर करने में। और साथ ही साथ अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट लूसेंट का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। आज से इस चैनल पे आपको रोज़ एक नया सीरीज के साथ कंप्लीट कराया जाएगा लूसेंट को। तो आइए शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेशन शुरू करने जा रहे हैं और ये कंटिन्यू वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगा, उसके बाद फिर इंडियन ज्योग्राफी, और इसी तरह धीरे धीरे हर सब्जेक्ट लूसेंट के हर विषय के वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। आप लोग देखें और इसमें देख के आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूगोल, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी सबसे पहले देखेंगे। तो एक कॉमन सा व्यू दे देता हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हमारे दुनिया में जो भी वनस्पति हैं, जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी कह सकते हैं जलवायु है, उसके बारे में जानेंगे। दुनिया के कोने कोने बारे में ही जानेंगे। तो आज सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि देखते हैं, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनिज, एक ग्रीक विद्वान थे, जिन्होंने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल, जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफस जिससे प्राप्त किया गया, दोनों को एक साथ रखने का इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी शब्द के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक और एक भूगोलवेता हुए, जिनका नाम था इरेटोस्थेनिज, जिन्होंने सबसे पहले इस शब्द का भूगोल शब्द का प्रयोग किया। भूगोल शब्द के बारे में, भूगोल हम लोग जानते हैं कि भूगोल शब्द अगर अंग्रेजी में कहें तो इसे ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, और ग्राफस का मतलब होता है वर्णन। तो हम लोग पृथ्वी का वर्णन, जिस विषय में हम पृथ्वी के वर्णन के बारे में पढ़ते हैं, उसे ज्योग्राफी कहते हैं। और इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थेनिस ने। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। भूगोल शब्द है जिसे सबसे पहले इरेटोस्थेनिस ने प्रयोग किया। और भूगोल के बारे में सबसे पहले अगर किसी को श्रेय दिया जाता है, कि भूगोल से संबंधित खोजों को श्रेय दिया जाता है, भूगोल के बारे में जानने के विषय में सबसे पहले किसी ने रुचि ली, तो वो यूनानी लोगों को दिया जाता है। हिकैटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए, जिनका नाम था हिकैटियस। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था जस पीरियडस। सीधा डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जस पीरियडस किसकी पुस्तक है, तो ये हिकैटियस की पुस्तक है। आगे देखते हैं। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता दी गई। मान्यता दी गई 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारंपरिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं हैं। अब देखिए, इस भूगोल की दो विचारधाराएं मानी जाती है। एक होता है निश्चयवाद और एक होता है संभववाद। अब निश्चयवाद और संभववाद की अवधारणा क्या है, हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संभववाद। संभववाद इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेता वाइडल, डीला, ब्लास और फैब्रे। संभववाद के बारे में, जैसे हम मानव हैं
अगर हम किसी भी प्रकृति, जैसे हमारा मानना है, क्या संभववाद का मानना है कि हम अपने अनुसार, मनुष्य अपने अनुसार प्रकृति में को अपने अनुसार उसे चेंज कर सकता है, उसे ढाल सकता है, पर्यावरण को मनुष्य अपने अनुसार बना सकता है। इसे ही संभववाद की अवधारणा दी गई है। और इस संभववाद की अवधारणा के दो महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया है, जिनका नाम है वाइडल, डिलाब्लास और फैब्रे। अब देखते हैं निश्चयवाद। निश्चयवाद इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारण होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रीटर, रेंचेल, एलन, सैम्पल और हंटिंगटन। जैसा कि निश्चयवाद, कुछ विचारधाराओं का मानना है कि ऐसा नहीं है। निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार क्या है कि मनुष्य जो है वो पर्यावरण पर निर्भर है, पर्यावरण मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं है। ऐसा मानना है निश्चयवाद का कि मनुष्य चाह कर भी पर्यावरण को चेंज नहीं कर सकता है, पर्यावरण उनके द्वारा निर्धारित नहीं हो सकती है। मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की आज़ादी नहीं है या स्वतंत्रता नहीं है। पर्यावरण के अनुसार मनुष्य चलता है, ना कि पर्यावरण मनुष्य के अनुसार चलता है, ऐसा निश्चयवाद। और इसके समर्थक कौन कौन भूगोलवेत्ता है, आइए देखते हैं। रीटर, रेंचेल, एलन, सैम्पल और हंटिंगटन। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि भूगोल के जनक कौन है। जैसे भूगोल के जनक हम मानते हैं हिकैटियस। जैसे अगर आपको कोई पूछे कि भूगोल के जनक या हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो हम लोग हिकैटियस को बोलेंगे। दूसरा है वर्तमान भूगोल का जनक। ठीक है, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहेंगे, अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट। ये देखिए, एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बिना याद किए ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आप किसी भी एग्ज़ाम में मतलब अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो इसलिए आपको रटना पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय है भी नहीं। वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट को जानते हैं। व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थेनिस को जानते हैं। भौतिक भूगोल के जनक पॉलिडोनियम को कहते हैं। सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल ओ सावर हैं। गणितीय भूगोल के जनक थिल्स और एनेक्सिमेंडर को माना जाता है। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम को माना जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर को माना जाता है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो को माना जाता है। क्रमबद्ध भूगोल का रचनाकार अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट को माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद एक बार अपने से पढ़िएगा और उसके पढ़ने के बाद लूसेंट की जो वो ऑब्जेक्टिव आती है, आप उसे चैप्टर वाइज उसे सॉल्व करिएगा। इससे क्या होगा, आप साथ ही साथ पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसको सॉल्व जब करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। भूगोल के विषय में कुछ परिभाषाएं हैं, जैसा हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। ये स्ट्रैबो का मानना है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही ये चर्चा की थी कि भूगोल के विषय में हम लोग क्या जानते हैं। भूगोल में हम लोग हर चीज़ों का अध्ययन करते हैं, पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, नदी का अध्ययन करते हैं, झीलों का अध्ययन करते हैं, महादेशों का अध्ययन करते हैं, पर्वत, पठार, इन सभी को अध्ययन करते हैं। उसी तरह यहाँ लिखा गया है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व के आकाशीय पिंड, जो आकाश पिंड है, स्थल के बारे में जानेंगे, महासागर के बारे में जानते हैं, जीव जंतुओं के बारे में, वनस्पति के बारे में, फलों के बारे में, भूतल, धरातल के क्षेत्रों में के बारे में जानते हैं, ऐसा स्ट्रैबो का मानना है। अब देखते हैं कैलेडियस टॉलमी क्या कहता है। भूगोल पृथ्वी का झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। तीसरा क्या है, भूगोल वह विज्ञान है जिससे पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के ऊपर रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये कार्ल रिटर का मानना है। कार्ल रिटर का मानना है कि भूगोल जो है वो पृथ्वी का अध्ययन है। ठीक है, ऐसा कार्ल रिटर का मानना है। भूगोल एक पृथ्वी का अध्ययन है और इसे स्वतंत्र ग्रह के रूप में अध्ययन मान्यता मिली गई है, ताकि इसके समस्त लक्षणों के, पृथ्वी के लक्षण, घटनाओं और उसके जो भी पृथ्वी में घटना घटित हो रही है उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऐसा कार्ल रिटर का मानना है। अब हम लोग देखते हैं आर्थर होम्स क्या कहते हैं। आर्थर होम्स का मानना है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आर्थर होम्स का मानना है कि भूगोल एक ऐसा विषय है, भूगोल में हम उस चीज़ को अध्ययन करते हैं जहाँ मानव
मानव के निवास के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ऐसा आर्थर होम्स का मानना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन था जो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहले शुरू करते हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू दे देता हूँ ब्रह्मांड के बारे में। अब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो ब्रह्मांड में हम क्या पढ़ेंगे। ब्रह्मांड में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मांड में एक सौरमंडल है, सौरमंडल का एक हिस्सा हमारा पृथ्वी है, हमारा पृथ्वी का अपना उपग्रह है। तो ये सब के बारे में ब्रह्मांड में जानते हैं। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। इनका कहना है कि जो द्रव्य और ऊर्जा का एक सम्मिलित रूप है जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। एक और रूप दे सकते हैं कि जो एकदम छोटे, जिन्हें हम अणु कहते हैं, एक छोटे अणु से लेकर एक बड़े विस्तार रूप में जो ग्रहों का निर्माण हुआ, सौरमंडल के रूप में सौरमंडल का निर्माण हुआ, उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बहुत सारी थ्योरीज हैं, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। तो इसी में कुछ थ्योरीज है, जैसे महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने नहीं दी थी? जॉर्ज लेमेंत्रे ने दी थी। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंत्रे ने दी। ये सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? तो जॉर्ज लेमेंत्रे ने दी थी। दूसरा क्या है? साम्य अवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना। ठीक है, ये किसने दिया था? थॉमस गोल्ड और हार्मन बॉडी। दोलन सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर एलन संडेजा। स्फीति सिद्धांत किसने दिया था? इन्फ्लेशनरी थ्योरी, एलन गुथ। ठीक है, अब हम लोग ब्रह्मांड से की उत्पत्ति के बारे में, महाविस्फोटक सिद्धांत के बारे में जानते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल एवं पादरी जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था। बाद में रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। ठीक है, जो जॉर्ज लेमेंत्रे थे वो कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के रहने वाले थे। और कौन थे वो? एक खगोलविद और पादरी थे। ठीक है, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी दिया था। अब महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, आइए इसे जानते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व अनंत था। देखिए, मैं ऐसे समझाता हूँ कि एक पिंड था। ठीक है, और वो पिंड इतना ज़्यादा उसमें बल था, मतलब बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि उसमें थोड़ा भी स्पेस नहीं था, बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब कैसे बोलूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा संकुचित हो चुका था। ठीक है, और उसके संकुचन से एक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसमें महाविस्फोटक ब्रह्मांडीय विस्फोट बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन में अनेक ब्रह्मांड पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.5 वर्ष या 14 वर्ष अरब पहले मानी जाती है। महाविस्फोटक के पश्चात सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 ईस्वी में मैप माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रॉब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ क्या है? नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि
होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की है। डेविड विल्किंस को सितंबर 2002 ईस्वी में निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को डब्ल्यू मैप विल्किंस माइक्रोवेव एनस्ट्रॉपी प्रोब रखा गया है। ठीक है, ये उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जानते हैं। भूवैज्ञानिक काल। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को ईयोन का महाकल्प में, ठीक है, यून्स कहते हैं। यून का महाकल्प में, महाकल्प को कल्प में, कल्प को युग में तथा युग को काल में विभाजित किया गया है। ठीक है, ईयान, ठीक है, यून, उसके बाद महाकल्प, उसके बाद कल्प, उसके बाद युग, उसके बाद काल होता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। जैसा अभी हम लोग पढ़ें कि बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया। ठीक है, एक वैज्ञानिक हुए एडविन हब्बल, जिनका मानना था कि ब्रह्मांड का अभी विस्तार हो ही रहा है। ठीक है, एडविन हब्बल का मानना था ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंग की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। एडविन हब्बल एक वैज्ञानिक हैं जिनका मानना है कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी हो ही रहा है। और ब्रह्मांड का विस्तार होने का कारण क्या है कि हमें पता चलता है कि अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगे की उपस्थिति से पता चलता है अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना होती है। ठीक है, जिसका अवलोकन आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा के अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के जो सुपरनोवा में विस्फोट होता है उसे भी आधुनिक ब्रह्मांड का विस्तार के साक्ष्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड को अब देखिए, ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रॉन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। अब देखिए, ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए, जैसे पहले मैंने बताया कि बिग बैंग थ्योरी, अब इसको ना जो सर्न है उसने क्या किया कि जेनेवा में, मतलब इसको जानने के लिए एक उसी तरह का एक प्रयोग किया जिसमें क्या किया गया कि लार्ज हाइड्रोजन कोलाइजर नामक महाप्रयोग किया गया। इसमें क्या किया गया कि इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया, जिसे हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। क्या माना जाता है? हिग्स बोसोन। सर्न ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसोन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने की सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी को समझते हेतु गॉड पार्टिकल पारमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित है। ठीक है, ब्रह्मांड का व्यास लगभग कितना माना गया? 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में अनुमानतः कितने मंदाकिनी है? 100 अरब मंदाकिनी। कितने गैलेक्सी? 100 अरब गैलेक्सी। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। मतलब हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम सोच नहीं सकते हैं। मंदाकिनी किसे कहते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो पीछे जितने हम लोग पढ़े वो सब बेसिक नॉलेज था, जिससे जाना उतना जरूरी नहीं है। वहाँ से क्वेश्चन आते नहीं, बस 2-4 क्वेश्चन आते हैं कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं, भूगोल का जनक किसे कहते हैं, जैसे ही KTS को। अब आइए समझते हैं मंदाकिनी क्या है। मंदाकिनी उसे कहते हैं जैसे तारा का एक समूह, ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत को एक गैस पुंज है। मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी जिसे दुग्धमेलिका या आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला है और इस मंदाकिनी में सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। ठीक है, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का क्या नाम है? ड्वार्फ मंदाकिनी, जो अभी नवीनतम मंदाकिनी जिसे ज्ञात किया गया। अब पहले समझ लेते हैं मंदाकिनी को। देखिए, ऐसा है ना कि तारों को एक समूह, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है, एक जगह तारों का समूह है जो धुंधला से दिखाई देता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि तारों के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत माना जाता है। ठीक है, और इसमें इसे ही मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा मंदाकिनी में देखिए कि हम छोटे छोटे असंख्य तारे हैं। ठीक है, जिसका हर एक छोटा छोटा एक समूह है।
उसे ही मंदाकिनी कहते हैं। और हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? दुग्धमेलिका या आकाशगंगा नाम है। इसे सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। आकाश का सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या कहते हैं? देवयानी या एंड्रोमेडा कहते हैं। और नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का क्या नाम है? डॉर्फ मंदाकिनी। निहारिका नेबुला किसे कहते हैं? यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जो तारों को जन्म देता है, तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम वीवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम वीवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस होते हैं। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं के धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं बेल और कार्क। निहारिका उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिका के कुछ प्रकार। उत्सर्जन निहारिकाएं, ये सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। ये बन रहे तारों को प्रकाशित करती है। उदाहरण चील व झील निहारिका। परावर्तन निहारिका, ये तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण प्लेइडेस निहारिका। श्याम निहारिका, ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। ठीक है। ग्रही निहारिका किसे कहते हैं? ग्रही निहारिका का निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार गोल हो जाता है। और ये नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीली तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्ययन ब्रह्मांड देखें। ठीक है, आज का सेशन यहीं रहने देते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग पढ़िएगा, खुद से पढ़िएगा, सेट सॉल्व करिएगा। थैंक यू सो मच।